अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ लम्हात इंसान को तोड़ देते हैं और कुछ लम्हात उसे अंदर से सख्त बना देते हैं। पहले हिस्से में जैसा कि हमने देखा कि एडोल्फ हिटलर का बचपन कैसे सख्ती, तनाव और घरेलू टकरार में गुजरा। अब यहाँ से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। ये वो दौर था जहाँ ख्वाब और हकीकत आमने सामने थे। यहाँ से एक आम सा लड़का अपनी पहचान तलाश करता है, कभी मायूसी के साए में तो कभी उम्मीद के हल्के से उजाले में। इस हिस्से में आज हम देखेंगे कि कैसे तालीम, वालिद की वफात और अंदर चलती खामोश जंग ने उसके सोचने का अंदाज कैसे बदल दिया। और यहीं से बुनियाद रखी जा रही है उस शख्सियत की जो आगे चलकर तारीख का एक अहम और मुतनाज़े हिस्सा बनने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के पार्ट 2 का आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने वालिद की वफात के बाद 1907 में लिंस शहर को छोड़ दिया और वियना चला गया। उसका मकसद ये था कि वो आर्ट्स की तालीम हासिल करे और अपनी जिंदगी को एक नया रुख दे। इस सफर में उसका खर्चा उस पैसे से चल रहा था जो उसे वालिदैन के बाद मिलने वाली मदद और अपनी माँ की हिमायत से मिल रही थी। वियना पहुंचकर उसने फाइन आर्ट एकेडमी में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन उसे यहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 मर्तबा उसे मुस्तरद कर दिया गया। एकेडमी के जिम्मेदार अफराद ने मशवरा दिया कि वो तामीराती फनून के इदारे का रुख करे, लेकिन दोस्तों तालीमी कमी की वजह से ये रास्ता भी उसके लिए बंद था। और फिर दोस्तों 21 दिसंबर 1907 को उसे उसकी जिंदगी का एक और गहरा जख्म लगा जब उसकी माँ छाती के मर्ज के सबब से वफात पा गई। उस वक्त एडोल्फ हिटलर की उम्र सिर्फ 18 बरस थी। माँ की वफात ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया। अब वो तन्हा हो चुका था और जिंदगी के सहारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। 1909 तक उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए और मजबूरन उसे पनाह गाहों में जिंदगी गुजारनी पड़ी। कभी मजदूरी करता तो कभी शहर के मनाजिर की तस्वीरें बनाकर बेचता ताकि रोजी का बंदोबस्त हो सके। दोस्तों, ये दिन उसके लिए बहुत सख्त थे, लेकिन इसी दौर में उसके जहन और सोच में गहरी तब्दीलियां पैदा होने लगी, जिसके चलते उसका रुझान तामीर और मौसीकी की तरफ बढ़ता चला गया। वो मौसीकी की महफिलों में जाता। इस शहर में उसे पहली मर्तबा नस्ली तफरीक पर मबनी गुफ्तगू का सामना भी करना पड़ा। कुछ रहनुमा लोग शहर के माहौल को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और आवाम के जज्बात को भड़काया जा रहा था। और इसी दौर में जर्मन कौमी सोच भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुकी थी और हिटलर भी इस माहौल से मुतासिर होने लगा। कुछ असरात ने उसकी सोच पर गहरा असर डाला और वो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़ता जो खौफ और बदगुमानी को बढ़ावा देते। इस सब ने उसके जहन में धीरे धीरे सख्ती और तंग नजरी को जन्म दिया। इस बात पर कुछ तारीखदान मुख्तलिफ राय रखते हैं कि उसके अंदर यहूदी मुखालफत का बुर कैसे पैदा हुई। कुछ कहते हैं कि ये सोच पहले से मौजूद थी, जबकि कुछ के नजदीक ये बाद के हालात का नतीजा थी, क्योंकि वियना के दौर में वो मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा जिनमें यहूदी भी शामिल थे। इसलिए दोस्तों ये कहना मुश्किल है कि उसकी सोच का असल मोड़ किस लम्हे पर आया। मई 1913 में उसे अपने वालिद के विरसे का आखिरी हिस्सा मिला, जिसके बाद वो मुनीच चला गया। जब उसे ऑस्ट्रो हंगेरियन फौज के लिए बुलाया गया तो 5 फरवरी 1914 को उसका तिब्बी मुआयना हुआ, लेकिन दोस्तों उसे नाकाबिले करार दे दिया गया। इसके बाद वो दोबारा मुनीच लौट आया। बाद में उसका कहना था कि वो इस सल्तनत की फौज का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो इसके मुस्तकबिल को गिरता हुआ देख रहा था। दोस्तों, यही वो साल थे जहां से एडोल्फ हिटलर की जिंदगी एक नई सिमत की तरफ बढ़ने लगी और यही तजुर्बात आगे चलकर उसकी सोच और किरदार की बुनियाद बन गई। वक्त गुजरता गया और एडोल्फ हिटलर की सोच नए रास्ते पर चलने लगी। जी दोस्तों,
अब हम बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की पहली जंग अजीम के तजुर्बे के बारे में। अगस्त 1914 में जब पहली जंग शुरू हुई, हिटलर मुनीच में रहता था। उसने अपनी मर्जी से बवारियन आर्मी में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि 1924 की रिपोर्ट के मुताबिक शायद ये गलती थी, क्योंकि हिटलर एक ऑस्ट्रियन शहरी था और असल में ऑस्ट्रिया वापस भेजना चाहिए। हिटलर को बवारियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट 16 में रखा गया। वार डिस्पैच रनर के तौर पर फ्रांस और बेल्जियम के फ्रंट लाइन में काम करता रहा। जिंदगी के इस हिस्से में उसने तकरीबन अपने आधा वक्त हेडक्वार्टर्स में गुजारा, जहां जंग के सीधे फ्रंट से डोर था, जिसके चलते 1914 में हिटलर पहली दफा वायर प्रेस की जंग में शामिल हुआ और उसी साल दोस्तों उसको ब्रेवरी के लिए आयरन क्रॉस सेकंड क्लास से भी नवाजा गया। जंग के दौरान हिटलर की जिंदगी के कुछ लम्हे जान बचाने वाले भी थे। उसकी कमांडिंग ऑफिसर फ्रिट्ज वाइटमैन ने एक इमारत के मलकूत से उसे बचाया जब वहां तेज आग चल रही थी। हेडक्वार्टर्स में रहकर हिटलर ने अपने फन तस्वीर के शौक भी जारी रखे। उसने कार्टून्स बनाए और आर्मी के अखबार के लिए रहनुमाइयां भी की। दोस्तों, अगस्त 1916 में सौम्य की जंग के दौरान एक शेल के फटने से हिटलर की लेफ्ट थाई को जख्म पहुंचा और उसे बिलेट्स हॉस्पिटल में 2 महीने के लिए एडमिट करना पड़ा। और फिर 5 मार्च 1917 को वो अपने रेजिमेंट में वापस आया। उसने 1917 में एरस की जंगों में भी हिस्सा लिया और इस तरह 18 मई 1918 को उसको ब्लैक बाउंड बैच से भी नवाजा गया। ना सिर्फ ये दोस्तों, अगस्त 1918 में भी उसे गटमैन के रिकमेंडेशंस पर उसको आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया, जो एक छोटे रैंक के सिपाही के लिए बहुत रेयर था। 15 अक्टूबर 1918 को हिटलर को मस्टर्ड गैस के अटैक से टेम्परेरी अंधापन हुआ और उसे पेस वॉक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ उसे जर्मनी की डिफीट का पता चला और उसकी खुशी में अंधापन और भर गया। हिटलर ने खुद अपनी जंग अजीम के तजुर्बे को सबसे बड़ा तजुर्बा करार दिया। इस जंग ने उसकी जर्मन पैट्रियोटिज्म को और मजबूत किया और जर्मनी की हार से वो बहुत सुखी हुआ। इस वक्त उसके ज़हन में एक नई आइडियोलॉजी का आगाज हुआ। जैसे बहुत से जर्मन नेशनलिस्ट, हिटलर भी यानी स्टैब इन द बैक मेद का करूर करने लगा, जो कहते थे कि जर्मनी की आर्मी जो कि फील्ड में कभी नहीं हारी, उसे घर के अंदर से धोखा दिया गया। सिविल लीडर्स, ज्यूज, मार्क्सिस्ट और उन लोगों के जरिए जो आर्मिस्टिस पर दस्तखत करते थे। दोस्तों, इस जंग के बाद जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई। इस ट्रीटी में जर्मनी को कुछ इलाके छोड़ने पड़े और बहुत ज्यादा मुआशी नुकसान हुआ। जर्मन्स ने इसे बहुत शर्मनाक फैसला समझा, खासकर आर्टिकल 231, जिसे जर्मनी के लिए जंग की जिम्मेदारी माना गया। ये सब हिटलर ने आगे चलकर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह हिटलर की जंग अजीम की जिंदगी ने उसकी शख्सियत को एक नई सीख दी, उसके जज्बात और आइडियोलॉजीज को मजबूत किया और जर्मनी की मुसीबत भरे हालात ने उसके जहन को एक नई सोच और नई राह दिखाई। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि हिटलर ने अपनी पहली जंग अजीम के तजुर्बे से क्या सीखा। इस जंग ने उसके जहन और जज्बात को बहुत गहरा असर दिया। जर्मनी की हार और मुश्किल हालात ने उसके अंदर एक नई सोच और नई राह जगाई। इसी से उसकी शख्सियत का नया रंग सामने आया, जो आगे चलकर उसके फैसलों और रास्तों को शेप देगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हिटलर ने अपनी जिंदगी के नए मोड़ और नए रास्ते तय किए।